हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए। और मैं हूं सीए आशीष गुप्ता। और इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12th में अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 जो कि है इशू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में अकाउंट सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 जो कि है इशू ऑफ शेयर्स। सो बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग डिटेल वे में समझेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोग कंसेप्चुअली समझेंगे। तो इस लेक्चर को काफ़ी ध्यान से समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, क्योंकि जो आपका इशू ऑफ शेयर्स जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है वो हम लोग सारे इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी ध्यान से इस लेक्चर को समझना, क्योंकि इस लेक्चर के बाद आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये आपका अकाउंट सब्जेक्ट का क्लास 12 का टेक्स्ट बुक है, जिसमें चैप्टर नंबर 8 जो कि हम है कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं हमारे फिलहाल नोट्स पे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं आप स्क्रीन पे देख सकते हो। हम लोग ये सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे शेयर्स का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ शेयर्स। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ शेयर्स, कितने टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल और इशूइंग शेयर्स, कि क्या क्या मेथड्स होते हैं जहाँ पे हम लोग शेयर्स इशू करके कंपनी को कैपिटल दिलवाते हैं। उसके बाद कुछ प्रोसीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। और लास्ट में होगा एक कॉन्सेप्ट होगा शेयर्स कौन से वैल्यू पे इशू होते हैं, जो कि होगा एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। सो बेसिकली ये हम लोग 8 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस लेक्चर में डिटेल वे में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारा आज का लेक्चर। सो बेसिकली लेक्चर स्टार्ट करने के पहले हम लोग कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। अब देखिए जनरली होता क्या है, अगर आज के डेट में अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है, आपको कोई भी धंधा स्टार्ट करना है, तो आज के डेट में सबसे पहला चीज़ क्या रिक्वायर्ड है, वो है पैसा। तो आज के डेट में अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है वो है पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम लोग हमारे कॉमर्स लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, कैपिटल। ठीक है, तो मान के चलिए फॉर एग्जांपल अगर आप कोई एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, जैसे कोई एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में क्या होता है, प्रोप्राइटर होता है जो उस बिजनेस का मालिक होता है, वो क्या करता है, अपने सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में पैसा लगाता है। ठीक है, वो अपने बिजनेस में पैसा लगाता है। उसी तरीके से जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, उसी तरीके से जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में जनरली क्या होता है, पार्टनर्स होते हैं, जो अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपना पैसा लगाते हैं। बदले में क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म उसको एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दी जाती है। बदले में क्या होता है, बदले में उन पार्टनर्स को एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दिया जाता है, पीएसआर जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से नॉर्मली क्या होता है, जो कंपनीज होती है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जनरली जो पब्लिक होती है, वो पब्लिक क्या करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, जो कंपनीज होती है, जो कंपनी होती है, कंपनी जनरली क्या होती है, एक बड़े लेवल पे बिजनेस होता है, जहाँ पे जनरली क्या होता है, जहाँ पे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक क्या करती है, अपना पैसा लगाती है। पब्लिक क्या करती है, अपना पैसा लगाती है। बदले में कंपनी क्या करती है, उनको शेयर्स दे देती है। बदले में कंपनी क्या करती है, उनको शेयर्स दे देती है। ठीक है, शेयर्स का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। ठीक है, शेयर्स मतलब ओनरशिप, ओनरशिप मतलब हिस्सेदारी। ठीक है, मतलब पब्लिक जो भी कंपनी में पैसा लगाती है, ठीक है, कंपनी उसके बदले में क्या करती है, बदले में उन पब्लिक को अपने कंपनी के शेयर्स दे देती है। यानी मतलब वो पब्लिक उस कंपनी में ओनर होंगे, मतलब जो जितना पैसा लगाएगा वो उस प्रोपोर्शन में उस कंपनी का ओनर होएगा, मतलब वो उस कंपनी में उतना हिस्सेदार ओन करेगा। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, कंपनी के केस में नॉर्मली क्या होता है, जो भी पब्लिक होती है, पब्लिक कंपनी में पैसा लगाती है। पैसा लगाने के बदले में कंपनी क्या करती है, उनको रिटर्न में शेयर्स दे देते हैं। शेयर्स मतलब कंपनी के वो ओनर है, और कंपनी जो भी साल में प्रॉफिट कमाएगी, और साल के एंड में क्या होता है, जो भी पब्लिक ने पैसा लगाया है
उनको नॉर्मली क्या होता है, कंपनी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो जनरली ये कॉन्सेप्ट होता है शेयर्स का, जहां पे जनरली क्या होता है कि पब्लिक कंपनी में पैसा लगाती है और बदले में कंपनी क्या करती है, पब्लिक को शेयर्स इशू करती है। इसे हम लोग और डिटेल वे में समझेंगे, एग्जाम्पल लेके समझते हैं। चलिए हम लोग इसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें समझते हैं। तो सपोज कीजिए कल उठ के मुझे मेरा एक बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, सपोज कीजिए मुझे एक गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, मुझे एक गारमेंट की कंपनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, और बदले में मुझे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देखते हो, ये हमारी कंपनी है। मेरे दिमाग में आइडिया है कि मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करना है और इस कंपनी को चालू करने के लिए मुझे टोटल 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। ठीक है, मुझे टोटल 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, जो कि होगा मेरा कैपिटल। जैसे कि हमने बताया कि कैपिटल मतलब क्या होता है, जो भी बिजनेस चलाने के लिए पैसा लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल। अब मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है मुझे मेरा बिजनेस चालू करने के लिए, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली मेरे पास क्या एक ऑप्शन होता है कि मैं पब्लिक के पास जाता हूँ और पब्लिक को क्या बोलता हूँ कि आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए, मुझे मेरा बिजनेस करना है। नॉर्मली क्या होता है, मैं पब्लिक के पास जाता हूँ और पब्लिक को क्या बोलता हूँ कि ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और इस बिजनेस के लिए मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, तो आप मेरे बिजनेस में पैसा लगाइए। ठीक है, क्योंकि इस बिजनेस में काफ़ी अच्छा स्कोप है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपांशन के अपॉर्चुनिटीज़ है, तो आप हमारे आइए और हमारे बिजनेस में पैसा लगाइए। ठीक है, तो मान के चलिए पब्लिक में से नॉर्मली 4 लोग सामने आए, ए, बी, सी और डी। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, 4 लोग, सपोज कीजिए 4 लोग पब्लिक में से सामने आए और उन्होंने बोला कि जी हम आपके बिजनेस में पैसा लगाएंगे। ठीक है, बदले में हमको क्या मिलेगा। ठीक है, तो सपोज कीजिए ए ने बोला मैं 25,000 रुपये लगाऊंगा, मिस्टर बी ने बोला मैं 25,000 लगाऊंगा, मिस्टर सी ने बोला मैं 30,000 रुपये लगाऊंगा और मिस्टर डी ने बोला मैं 20,000 रुपये लगाऊंगा। तो इस तरीके से टोटल मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 लाख रुपया, जो कि मुझे रिक्वायर्ड था। 1 लाख रुपए की ज़रूरत थी और 1 लाख रुपया मुझे 4 लोगों से आ रहा है, ए के पास से, बी के पास से, सी के पास से और डी के पास से। अब बदले में मुझे क्या देना पड़ेगा, बदले में मेरे कंपनी को उनको क्या देना पड़ेगा, मेरे कंपनी को उनको शेयर्स देना पड़ेगा, क्योंकि इन लोगों ने मुझे पैसा दिया है, तो बदले में मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको शेयर्स देना पड़ेगा। शेयर मतलब बेसिकली मुझे उनको मेरे कंपनी में हिस्सेदारी देना पड़ेगा। ठीक है, हिस्सेदारी मतलब ओनरशिप। ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली इन्होंने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया है, तो उनको मुझे नॉर्मली क्या करना पड़ेगा, मेरे को उनको शेयर्स देने पड़ेंगे। शेयर्स मतलब एक बेसिकली हिस्सेदारी या तो ओनरशिप आप बोल सकते हो। ठीक है, और सपोज कीजिए मैंने मेरे कंपनी का नाम क्या डिसाइड किया है, ABCD लिमिटेड। ठीक है, क्योंकि ये 4 लोगों ने पैसा लगाया, तो मैंने क्या किया, कंपनी का नाम ABCD लिमिटेड रख दिया है। अब देखिए क्या हुआ कि मुझे पैसे की ज़रूरत थी, मैं पब्लिक के पास गया, पब्लिक में से 4 लोगों ने क्या बोला कि हाँ हम आपको पैसा देंगे, तो ये 4 लोगों ने मुझे क्या किया, पैसा दिया। बदले में मैंने क्या किया है, उनको शेयर्स दे दिए मेरे कंपनी के। शेयर्स मतलब वो मेरे कंपनी के ओनर है। अब बेसिकली मुझे कितने शेयर्स देने पड़ेंगे, सपोज कीजिए मैंने मेरे कंपनी का एक शेयर का वैल्यू, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आपको अपने शेयर का वैल्यू डिटरमाइन करना होता है। जैसे हर चीज़ का एक वैल्यू होता है, वैसे मुझे मेरे कंपनी की एक शेयर की वैल्यू डिसाइड करनी होती है। तो नॉर्मली सपोज कीजिए मैंने मेरे शेयर की वैल्यू, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये रखी है। ठीक है, मतलब 10 रुपये एक शेयर की वैल्यू। तो टोटल मुझे कितने शेयर्स इशू करने होंगे, टोटल मेरा कैपिटल कितना था, 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपया डिवाइड बाय 10, टोटल हो जाएगा 10,000 शेयर मेरे को इशू करने पड़ेंगे। ठीक है, 10,000 शेयर्स मेरे को पब्लिक को इशू करने पड़ेंगे, जिन लोगों ने भी मेरे कंपनी में पैसा लगाया है। तो ये 10,000 शेयर मेरे को ए को, बी को, सी को, डी को प्रपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट देना पड़ेगा। जितना उन्होंने पैसा लगाया है उस हिसाब से मुझे उनको शेयर्स देने पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ए ने कितना लगाया, 25,000, तो टोटल ए को कितने शेयर जाएंगे, 25,000 डिवाइड बाय एक शेयर का वैल्यू कितना है, 10। तो 2,500 शेयर्स मैं क्या करूँगा, ए को दे दूंगा, जो भी उसने 25,000 लगाया उसके बदले में ए के पास जाएंगे 2,500 शेयर। उसी तरीके से बी के पास कितने जाएंगे, बी के पास भी सेम 25,000 डिवाइड बाय 10, जो कि होगा 2,500 शेयर्स। ठीक है, और बात करें सी को कितने आएंगे, 30,000 डिवाइड बाय 10, उसको सी को मिलेंगे 3,000 शेयर्स। ठीक है, और डी को कितने मिलेंगे, डी को मिलेंगे 2,000 शेयर्स। तो जिन लोगों ने जितना पैसा लगाया है
उनको उतने प्रपोर्शन में हम नॉर्मली क्या करती है कंपनी शेयर्स इशू करती है, ठीक है, और उतने प्रपोर्शन में वो क्या होंगे कंपनी के ओनर हो जाएंगे। जैसे ए की बात करूँ तो ए क्या होगा, ए मेरे कंपनी का कितना परसेंट ओनर होगा, वो होगा 25%। उसी तरीके से बी भी होगा 25%, सी होगा 30% और डी होगा 20%। मतलब जितना उन्होंने कैपिटल लगाया है 25,000 डिवाइड बाय 1 लाख, जो भी उसका परसेंटेज होगा वो उतना उस कंपनी का ओनर होगा। और नॉर्मली जो भी लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स। मतलब जो भी कंपनी में पैसा लगाता है, जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स। और जो भी पैसा उन्होंने टोटल लगाया है 1 लाख रुपया, ये क्या बन जाएगा आपका शेयर कैपिटल। जितना भी पैसा शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है कंपनी में, उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या चीज़ें कॉन्सेप्ट समझा। सबसे पहले हमने समझा कि जब कभी भी कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो क्या करती है, पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक को बोलती है कि भाई हाँ मुझे पैसे की ज़रूरत है, और पब्लिक पैसा कंपनी में लगाते हैं और बदले में कंपनी क्या करती है, उनको शेयर्स दे देती है, ठीक है। जितना भी पैसा लगाते हैं उसके हिसाब से कंपनी उनको शेयर्स दे देती है, और जो भी लोग कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उनको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स, और जो भी पैसा पब्लिक ने कंपनी में लगाया है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल, ठीक है। तो टोटल हमने यहाँ पे 3 कॉन्सेप्ट समझा, शेयर्स का मतलब समझा, शेयर होल्डर्स का मतलब समझा और शेयर कैपिटल का मतलब समझा, ठीक है। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया और बेसिकली समझा कि बेसिकली शेयर्स का कॉन्सेप्ट कैसे वर्क करता है नॉर्मली, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट, आ जाते हैं नॉर्मली। तो यहाँ पे अभी हम लोग समझते हैं शेयर का मतलब। देखिए नॉर्मली क्या होता है, इंडिया में जो भी कंपनीज बनती है तो वो कंपनी को नॉर्मली एक लॉ एप्लीकेबल होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो बेसिकली जब कभी भी आप इंडिया में कोई भी कंपनी बनाओगे तो आपको कंपनीज एक्ट 2013 ये बेसिकली एक लॉ है, ये जो आपको बेसिकली फॉलो करना होगा। तो कंपनीज एक्ट 2013 बेसिकली सारे कंपनीज को रेगुलेट करता है, गवर्न करता है। तो कंपनीज एक्ट 2013 में बेसिकली ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 में बेसिकली शेयर का डेफिनेशन दिया है। तो चलिए समझते हैं बेसिकली क्या क्या लिखा है यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा है, शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। मतलब शेयर का मतलब क्या होता है, आपने जो भी कंपनी के कैपिटल में पैसा लगाया है वो बेसिकली उसी को हम लोग शेयर बोलते हैं। अ शेयर रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ द ओनरशिप इन अ कंपनी। मतलब बेसिकली अगर आपके पास कोई शेयर है तो आप उस कंपनी के ओनर हो। और नॉर्मली शेयर का मतलब क्या होता है, बेसिकली इट्स अ यूनिट ऑफ द ओनरशिप इन अ कंपनी। मतलब आप अगर आपके पास कोई कंपनी के शेयर है तो आप उस कंपनी के ओनर हो। व्हेन अ पर्सन बाइज शेयर्स दे बिकम अ शेयर होल्डर एंड होल्ड अ पोर्शन ऑफ द कंपनी। जैसा कि हमने देखा एग्जाम्पल में, जिस किसी के पास भी कंपनी के शेयर्स होंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा है, शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू रेज कैपिटल फॉर द बिजनेस ऑपरेशंस, एक्सपांशंस और डेप्ट रीपेमेंट। जैसे कि हमने देखा कि नॉर्मली कंपनी शेयर्स कब इशू करती है, जब कभी भी उनको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, या तो उनको कोई एक्सपांशन करना है, तो उस केस में नॉर्मली कंपनी शेयर्स इशू करती है। तो यहाँ पे हमने देखा शेयर्स का मतलब समझा। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मीनिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। तो जैसे कि हमने देखा शेयर होल्डर्स का मतलब क्या होता है, जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स इज बेसिकली नथिंग बट इट्स अ पर्सन हु ओन्स द शेयर्स ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी के शेयर्स को ओन करता है उसी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में शेयर होल्डर्स बोलते हैं। इवन इफ ही और शी हैज़ अ 1 शेयर ऑफ द कंपनी ही विल बी कॉल्ड एज अ शेयर होल्डर। मतलब अगर आपके पास किसी कंपनी के एक भी शेयर है तो भी आप उस कंपनी के शेयर होल्डर कहलाओगे, ठीक है। तो ये हमने देखा शेयर होल्डर्स का मतलब। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है टाइप्स ऑफ शेयर्स, ठीक है। अभी हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ शेयर्स। अब देखिए नॉर्मली 2 किस्म के शेयर्स होते हैं, देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। सबसे पहला होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। तो अभी हम लोग एक एक करके चीज़ें समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्राई करते हैं समझने की प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। अब देखिए बेसिकली हमने शेयर्स का मतलब तो ऑलरेडी देख लिया, ठीक है। अब बेसिकली ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है। अब देखिए जैसे कि नाम में लिखा है प्रेफरेंस मतलब क्या होता है, एक प्रायोरिटी देना। मतलब आप किसी को एक प्रेफरेंस दे रहे हो, मतलब आप एक प्रायोरिटी दे रहे हो। तो उसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, बेसिकली ये एक तरीके के शेयर्स होते हैं जहाँ पे जो उनके शेयर होल्डर्स होते हैं उनको हम लोग एक प्रेफरेंस देते हैं। क्या प्रेफरेंस देते हैं, बेसिकली प्रेफरेंस देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिविडेंड एंड विथ रिस्पेक्ट टू रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल। तो यहाँ पे हम लोग उनको 2 प्रेफरेंस देते हैं। सबसे पहला होता है डिविडेंड। अब देखिए डिविडेंड क्या होता है, देखिए नॉर्मली क्या होता है
कंपनी जो भी साल भर में बिजनेस करती है, ठीक है, और उस बिजनेस से उसको जो भी प्रॉफिट होता है, जो भी उनको फ़ायदा होता है, वो क्या करते हैं, वो फ़ायदा नॉर्मली उनके शेयर होल्डर्स, जो भी उनके कंपनी के ओनर्स है, उनको साल के एंड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट है वो किसके पास जाएगा, कंपनी के ओनर्स के पास जाएगा, और ओनर्स कौन है, शेयर होल्डर्स। तो उसी तरीके से डिविडेंड क्या होता है कि जो भी कंपनी को साल के एंड में प्रॉफिट होता है वो अपने शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है एज अ डिविडेंड। डिविडेंड मतलब अ शेयर इन द प्रॉफिट्स, ठीक है, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और ये नॉर्मली क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये बेसिकली ये वो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनको नॉर्मली कंपनी एक हर साल एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड देती है। मतलब अगर आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स है तो आपको हर साल कंपनी एक फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड या एक फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न देगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपनी को प्रॉफिट हो या कंपनी को लॉस हो, आपको डिविडेंड मिलेगा ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल। जो भी जितना भी आपने पैसा लगाया है उसका एक फिक्स परसेंटेज आपको नॉर्मली कंपनी हर साल के एंड में आपको एक डिविडेंड के रूप में दे देगी। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो प्रेफरेंस शेयर्स के पास दो राइट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि उनको कंपनी हर साल एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स परसेंटेज डिविडेंड देती है। दूसरा राइट होता है कि रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल, मतलब कल उठ के अगर कंपनी बंद हो गई, मतलब कंपनी का बिजनेस नहीं चला और कंपनी वाइंडिंग अप स्टेज में आ गई, मतलब कंपनी बंद होने के कगार पे आ गई, तो उस केस में नॉर्मली क्या होता है, शेयर होल्डर्स को अपना पैसा वापस करना होता है। तो उस केस में नॉर्मली सबसे पहला प्रेफरेंस क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। मतलब जो भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होंगे उनको सबसे पहला कंपनी उनके पैसे वापस लौटाएगी। तो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स बेसिकली वो शेयर होल्डर्स है जिनके पास दो राइट्स होते हैं। सबसे पहला होता है कि उनको कंपनी हर साल एक फिक्स डिविडेंड देगी, और दूसरा होता है कि इन केस कंपनी वाइंडिंग अप स्टेज में है तो उनको उनका कैपिटल सबसे पहले दिया जाएगा। तो ये दो राइट्स बेसिकली होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को। और यहाँ पे आप देख सकते हो दे गेट अ फिक्स परसेंटेज ऑफ डिविडेंड एंड हैव नो वोटिंग राइट्स। अब देखिए वोटिंग राइट्स क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, शेयर होल्डर्स के पास नॉर्मली एक वोटिंग राइट्स होती है। मतलब कल उठ के कंपनी को कोई भी डिसीजन लेना है तो उस केस में क्या होता है, सारे शेयर होल्डर्स एक साथ आते हैं और नॉर्मली वोट करते हैं, और उस वोट के बेसिस पे नॉर्मली क्या होता है, कंपनी डिसीजन लेती है। और नॉर्मली जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं उनको नॉर्मली वोटिंग राइट्स नहीं होती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होती है। कंपनी के कोई भी डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ में उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। तो ये नॉर्मली होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का मतलब। अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टाइप जो कि है इक्विटी शेयर्स। सो इक्विटी शेयर्स नॉर्मली सिंपल कॉन्सेप्ट है, इक्विटी शेयर्स बेसिकली वो शेयर्स है जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है, ठीक है। मतलब जो शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर्स। और नॉर्मली जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो भी कंपनी शेयर्स इशू करती है वो सारे इक्विटी शेयर्स ही होती है। बहुत ही कम कंपनीज नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हैं। सो इक्विटी शेयर्स बेसिकली क्या होता है, इक्विटी शेयर्स इज बेसिकली नथिंग बट विच आर नॉट अ प्रेफरेंस शेयर्स। मतलब जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं है उसी को हम लोग सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे इक्विटी शेयर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव अ वोटिंग राइट्स इन द कंपनीज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जैसा कि मैंने आपको बोला कि नॉर्मली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास सबसे बड़ा पावर होता है, वो होता है वोटिंग राइट्स। मतलब वो कंपनी के हर डिसीजन में वोट कर सकते हैं, ठीक है, हर डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ में वोटिंग कर सकते हैं, जो नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को नहीं दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिखा है, दे आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ट्रू ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, टू टाइप्स ऑफ शेयर्स नॉर्मली कंपनी इशू करती है। सबसे पहला होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। फिर इसके बाद हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जो कि है मेथड ऑफ इशूइंग शेयर कैपिटल, ठीक है। तो ये नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझना। बेसिकली मेथड ऑफ इशूइंग शेयर कैपिटल मतलब अगर कंपनी को नॉर्मली अगर शेयर्स इशू करना है तो कौन कौन से तरीके होते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो टोटल 6 अलग अलग मेथड्स होते हैं जिसके मदद से नॉर्मली कंपनी शेयर्स इशू करती है और कैपिटल रेज करती है, क्योंकि अल्टीमेटली शेयर्स इशू करने का पर्पज़ ही होता है कि कैपिटल रेज करना। तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो टोटल 6 मेथड्स है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है पब्लिक ऑफर, जिसे हम लोग नॉर्मली IPO भी बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर, जो कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में यही मेथड यूज़ होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है पब्लिक ऑफर में, जैसा कि नाम में लिखा है पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर में क्या होता है, कंपनी नॉर्मली पब्लिक के पास जाती है और पब्लिक को क्या बोलती है, आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदिए, ठीक है, बदले में हम आपको क्या करेंगे, शेयर्स दे देंगे, ठीक है। तो पब्लिक ऑफर में नॉर्मली सिंपल ये होता है कि नॉर्मली कंपनी पब्लिक के पास जाती है, ठीक है, और पब्लिक को नॉर्मली अपने शेयर्स बेचती है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक ऑफर। जैसा नाम में लिखा है पब्लिक ऑफर। सो बेसिकली पब्लिक ऑफर क्या होता है, द कंपनी इशूज शेयर्स टू द जनरल पब्लिक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज।
तो नॉर्मली क्या होता है, जब कभी भी कोई कंपनी को शेयर्स पब्लिक को बेचने होते हैं तो वो डायरेक्टली जाके कंपनी पब्लिक को शेयर्स नहीं बेच सकती। उसके लिए नॉर्मली क्या होता है, उनको नॉर्मली एक मीडियम यूज़ करना होता है जो कि होता है स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जैसे कि आपके जो सब्जी मंडी होती है, सब्जी मंडी में क्या होती है, नॉर्मली सब्जी बिकती है, तो उसी तरीके से नॉर्मली स्टॉक एक्सचेंज होता है। स्टॉक एक्सचेंज में बेसिकली क्या होता है, सारे कंपनीज एक जगह पे आते हैं और अपने कंपनीज के शेयर्स बेचते हैं। ठीक है, और नॉर्मली इंडिया में 2 ही स्टॉक एक्सचेंज है। सबसे पहला एक BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है NSE। तो जिस किसी भी कंपनी को अपने शेयर्स पब्लिक को बेचने हैं तो उनको सबसे पहले अपने कंपनी के शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज या तो BSE या तो NSE, यहाँ पे उनको अपनी कंपनी के शेयर्स लिस्ट करने होंगे, वहीं से पब्लिक जाके उनके शेयर्स खरीद सकते हैं। तो जब कभी भी किसी कंपनी को अपने शेयर्स बेचने हैं तो सिंपल आपको याद रखना है कि नॉर्मली वो एक्सचेंज के थ्रू ही बेच सकते हैं, डायरेक्टली आप कहीं भी जाके पब्लिक को अपने शेयर्स नहीं बेच सकते। तो ये हमने समझा पब्लिक ऑफर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट। अब देखिए प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, जैसा नाम में ही लिखा है प्राइवेट। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है, जो कंपनीज होती है वो अपने शेयर्स बेसिकली एक प्राइवेट ग्रुप ऑफ पर्सन को बेचती है। फॉर एग्जांपल या तो कोई फ्रेंड सर्कल में उन्होंने अपने कंपनी के शेयर बेच दिए, या तो अपने रिलेटिव्स को बेच दिए, या तो अपने सोसाइटी मेंबर्स को दे दिया, या तो अपने कलीग्स को दे दिया। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, कंपनीज एक सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ही अपने कंपनी के शेयर्स दे देती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, शेयर्स आर इशूड टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पर्सन और इन्वेस्टर्स रादर देन जनरल पब्लिक। मतलब तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, प्राइवेट प्लेसमेंट में जो कंपनी है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पर्सन को ही अपने कंपनी के शेयर्स बेचती है रादर देन जनरल पब्लिक। सबको कंपनी अपने शेयर्स नहीं बेचेगी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, जैसा नाम में लिखा प्राइवेट। ठीक है, तो ये हमने समझा प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब। नेक्स्ट है राइट इशू। अब देखिए राइट इशू क्या होता है वो समझते हैं। नॉर्मली राइट इशू में क्या होता है, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, मतलब जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है, मतलब जिनके पास भी कंपनी के ऑलरेडी शेयर्स पड़े हैं, कंपनी उन्हीं को अपने कंपनी के शेयर्स वापस से बेच देती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट इशू। तो बेसिकली राइट इशू क्या होता है, कंपनी गिव्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर द राइट टू परचेज न्यू शेयर्स इन प्रपोर्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग होल्डिंग। मतलब जब कभी भी कंपनी को फ्यूचर में कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है तो क्या करती है कंपनी, उनके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो ऑलरेडी जिसके पास कंपनी के शेयर्स पड़े उन्हीं को अप्रोच करती है कि आप आइए और हमारे कंपनी के शेयर्स, एडिशनल शेयर्स खरीदिए। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट इशू। बेसिकली हम एक राइट दे रहे हैं टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट इशू। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ईसॉप, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में ईसॉप भी बोलते हैं। तो जैसे कि नाम में ही लिखा है ईसॉप, मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को बोलती है कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदिए। ठीक है, तो जैसा कि नाम में ही लिखा है ईसॉप, ईसॉप में बेसिकली सिंपल ये होता है कि कंपनी जो उनके एम्प्लॉयज़ है, जो उनके वर्कर्स है या जो भी उनके एम्प्लॉयज़ है, उन्हीं को बोलती है आप हमारे कंपनी के शेयर्स खरीदिए, बदले में हम आपको हमारे कंपनी के शेयर्स दे देंगे और आप हमारे कंपनी के शेयर होल्डर्स बन जाओगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईसॉप। तो ईसॉप में क्या होता है, शेयर्स आर अलॉटेड टू द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। मतलब कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ही अपने कंपनी के शेयर्स बेच देती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एज अ ईसॉप। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बोनस। बोनस शेयर क्या होता है, देखिए बोनस में क्या होता है, बेसिकली जैसा नाम में लिखा है बोनस, बोनस मतलब कोई चीज़ फ्री में मिलना। तो नॉर्मली बोनस शेयर्स बेसिकली क्या होता है, कंपनी के जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, कंपनी उनको क्या करती है, एज अ बोनस शेयर्स इशू कर देती है, मतलब एज अ फ्री शेयर्स इशू कर देती है, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ शेयर्स जितने भी वो होल्ड कर रहे हैं उसके प्रोपोर्शनल बेसिस पे नॉर्मली कंपनी उनको बोनस इशू कर देती है, बोनस शेयर्स इशू कर देती है। तो बोनस शेयर्स बेसिकली क्या होता है, बोनस शेयर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स करंट शेयर होल्डर्स। मतलब जब कभी भी किसी कंपनी को अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर्स इशू करने हैं, ठीक है, तो कंपनी क्या करती है, उसे एज अ बोनस शेयर्स इशू कर देती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोनस शेयर्स। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्वेट इक्विटी। अब स्वेट इक्विटी क्या होता है, स्वेट इक्विटी समझते हैं। अब देखिए स्वेट का मतलब क्या होता है, स्वेट का मतलब होता है पसीना। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, कंपनी में नॉर्मली क्या होता है, कुछ एम्प्लॉयज़ होते हैं या कुछ नॉर्मली जो डायरेक्टर्स होते हैं या कोई एक पर्सन होता है जिनके एफर्ट्स या जिनके मदद से नॉर्मली कंपनी ग्रो होती है। ठीक है, मतलब उनके दिन रात मेहनत से या उनके दिन रात खून पसीने की मेहनत से नॉर्मली क्या होता है, कंपनी को बेनिफिट होता है, कंपनी ग्रो होती है, कंपनी एक्सपांड होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, कंपनी देखती है कि कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ है या कौन से ऐसे डायरेक्टर्स है जिनके हार्ड वर्क से, जिनके खून पसीने से, ठीक है, कंपनी को बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, या तो उनके पास कोई स्पेशल नॉलेज है या स्पेशल स्किल्स है। तो नॉर्मली क्या होता है, ऐसे लोगों को कंपनी क्या करती है, एक अलग से शेयर इशू करती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी। स्वेट मतलब पसीना, मतलब ऐसे लोग जो कंपनी के लिए पसीना बहा रहे हैं
उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए हम लोग नाम रखते हैं उसका स्वेट इक्विटी। तो स्वेट इक्विटी क्या होता है, जहाँ पे शेयर्स आर इशूड बाय द कंपनी टू द डायरेक्टर्स और द एम्प्लॉयज इन कंसिडरेशन टू द वैल्यू एडिशन और द नो हाउ। मतलब ऐसे लोग जो कंपनी के लिए वैल्यू एडिशन करते हैं उनको नॉर्मली कंपनी क्या करती है, स्वेट इक्विटी शेयर दे देती है। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग 6 कॉन्सेप्ट समझे। सबसे पहले हमने पब्लिक ऑफर के बारे में समझा, प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में समझा, राइट इशू के बारे में समझा, ईसॉप बेसिकली क्या होता है वो समझा, बोनस शेयर्स के बारे में समझा और लास्ट में स्वेट इक्विटी के बारे में समझा। और अगर हम लोग बात करें आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है पब्लिक ऑफर। तो आपको पब्लिक ऑफर के बारे में ही सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी आपके सिलेबस में। बाकी सारी चीज़ें जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, जस्ट आपके नॉलेज के लिए था। ठीक है, लेकिन फिलहाल के लिए आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही कॉन्सेप्ट है जो कि है पब्लिक ऑफर, जिसमें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये हमने देखा मेथड्स ऑफ इशूइंग शेयर कैपिटल। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्रोसीजर्स फॉर इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक। नॉर्मली अगर कंपनी को पब्लिक को शेयर्स इशू करने हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स होते हैं। देखिए जनरली क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जब कभी भी किसी कंपनी को पब्लिक को शेयर्स इशू करने हैं तो नॉर्मली बहुत बड़े प्रोसीजर्स होते हैं। नॉर्मली एक बहुत मल्टीपल आपको प्रोसीजर फॉलो करने होते हैं, मल्टीपल रूल्स रेगुलेशंस, आपको बहुत सारी चीज़ें फॉलो करने होती हैं। बट फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको सिर्फ ये 4 कॉन्सेप्ट समझने हैं कि ये 4 प्रोसीजर्स आपको नॉर्मली समझने हैं आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखिए जब कभी भी किसी कंपनी को नॉर्मली शेयर्स इशू करने हैं पब्लिक में, तो सबसे पहला काम होता है कंपनी को एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टस। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आपके कंपनी से रिलेटेड सारे डिटेल्स बेसिकली मेंशन होंगे। बेसिकली आपके कंपनी का नाम क्या है, आपके कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, आपके कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, आपके कंपनी के असेट, आपके कंपनी के लायबिलिटीज़ क्या है, आपके कंपनी का बिजनेस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, विजन क्या है, आपके कंपनी का मिशन क्या है, आपके कंपनी के फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या है, कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स है और आपके कंपनी के शेयर की वैल्यू क्या होगी। वो सारी चीज़ें, हर एक डिटेल आपके कंपनी से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके कंपनी के प्रॉस्पेक्टस में लिखा होगा। प्रॉस्पेक्टस बेसिकली एक वो डॉक्यूमेंट है जिसमें आपके कंपनी से रिलेटेड सारे डिटेल्स लिखे होंगे। तो नॉर्मली क्या होता है जब कभी भी कंपनी को अगर पब्लिक को शेयर्स इशू करने हैं तो सबसे पहला काम होता है कंपनी को प्रॉस्पेक्टस बनाना और वो प्रॉस्पेक्टस को पब्लिक में इशू करना। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेज होता है इशू ऑफ द प्रॉस्पेक्टस। बेसिकली क्या होता है यहाँ पे कंपनी प्रॉस्पेक्टस बनाती है और पब्लिक को इशू करती है। इसका पर्पस ये होता है ताकि पब्लिक को पता चले कंपनी के बारे में, ताकि पब्लिक को पता चले कि हम जहाँ पे पैसा लगा रहे हैं, जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उसके बारे में हमको सारी इन्फॉर्मेशन, उसके बारे में सारे डिटेल्स हमको पता होना चाहिए। इसके लिए नॉर्मली सबसे पहला स्टेप होता है कि कंपनी को प्रॉस्पेक्टस बना के पब्लिक में इशू करना होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी इशूज द प्रॉस्पेक्टस विच प्रोवाइड्स द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी टू द प्रॉस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स। इट इंक्लूड्स द डिटेल्स ऑफ द बिजनेस, पर्पस, विजन, नंबर ऑफ शेयर्स, ऑफर्ड, फेस वैल्यू एक्सेट्रा। मतलब कंपनी से रिलेटेड सारे डिटेल्स उस प्रॉस्पेक्टस में लिखी होंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप होता है कि प्रॉस्पेक्टस बनाओ और पब्लिक को इशू करो। दूसरा स्टेप होता है कि जो कोई भी शेयर होल्डर्स, जो कोई भी पब्लिक को कंपनी में पैसा लगाना है, तो जिस किसी को भी कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट है वो क्या करेंगे नॉर्मली एप्लीकेशन फिलअप करके कंपनी को सबमिट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जहाँ पे जो भी इन्वेस्टर्स है, जो भी पब्लिक जिसको पैसा लगाना है कंपनी में, वो नॉर्मली अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके नॉर्मली कंपनी के पास सबमिट करेंगे। और तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जो भी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हैं उनका सारा एप्लीकेशन कंपनी के पास आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा कंपनी रिसीव्स द लिस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस फ्रॉम द इंटेंडेंट सब्सक्राइबर टू द शेयर्स। मतलब जिस किसी को भी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं उसके एप्लीकेशन कंपनी के पास आएंगे। नेक्स्ट स्टेप होगा, थर्ड स्टेप होगा अलॉटमेंट। अब देखिए कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया, पब्लिक ने एप्लीकेशन फिलअप करके कंपनी को दिया, तो कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गया, रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन। थर्ड स्टेप होगा अलॉटमेंट, मतलब जितने भी लोगों ने कंपनी के पास एप्लीकेशन किया, कंपनी क्या करेगी, वो सारे एप्लीकेशन को इकट्ठा करेगी और एप्लीकेशन के बेसिस पे नॉर्मली क्या करेगी कंपनी, जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको शेयर्स अलॉकेट करेगी। तो थर्ड स्टेप क्या होगा, अलॉटमेंट ऑफ द शेयर्स, मतलब शेयर्स अलॉकेट करना। ठीक है, जिन लोगों ने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किया है उनको नॉर्मली क्या करती है कंपनी, शेयर्स अलॉकेट करती है। तो यहाँ पे क्या होता है, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स इज बेसिकली नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ अलॉटिंग द शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स हु हैव अप्लाइड फॉर देम। मतलब जिन लोगों ने भी कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है, कंपनी नॉर्मली उनको शेयर्स अलॉकेट करेगी। तो थर्ड स्टेप नॉर्मली होता है अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। फोर्थ स्टेप होता है कॉल ऑन द शेयर्स। अब देखिए कॉल ऑन द शेयर्स का मतलब क्या होता है, अब देखिए
प्रॉस्पेक्टस इशू कर दिया, एप्लीकेशन भी आ गया, अलॉटमेंट भी हो गया। अब कंपनी ने जिन लोगों को अलॉकेट किया है, अब कंपनी ने जिन लोगों को भी शेयर्स अलॉट किया है, उनसे नॉर्मली क्या करना होगा, कंपनी को पैसा लेना पड़ेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल ऑन द शेयर्स। मतलब कंपनी उनको कॉल करके बोलेगी अब आप हमें पैसा दीजिए, ठीक है, जो भी आपने एप्लीकेशन किया है उसका नॉर्मली आप पैसा दीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मली कंपनी क्या करती है, कॉल ऑन द शेयर्स में क्या बेसिकली करती है, कंपनी जो भी सब्सक्राइबर्स है उनसे नॉर्मली पैसे मंगवाती है। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो, अ कॉल कैन बी डिफाइंड एज अ डिमांड मेड बाय द कंपनी ऑन द शेयर होल्डर्स टू पे द होल और पार्ट ऑफ द अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स हेल्ड बाय देम विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। सिंपल है कि कॉल ऑन द शेयर्स मतलब कंपनी क्या करती है, डिमांड करती है, जो भी लोगों ने कंपनी के शेयर्स खरीदे उनसे पैसे मंगवाती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉल ऑन द शेयर्स। तो सिंपल आपको याद रखना है, प्रोसीजर फॉर इशूइंग शेयर्स टू पब्लिक में 4 प्रोसीजर्स होते हैं। पहला होता है इशूइंग ऑफ प्रॉस्पेक्टस, दूसरा होता है रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन, थर्ड होता है अलॉटमेंट और लास्ट में होता है कॉल ऑन द शेयर्स। ये 4 प्रोसीजर नॉर्मली फॉलो करने होते हैं कंपनी को। तो यहाँ पे हमने देख लिया प्रोसीजर्स। अभी नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कि है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो इसको ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे लोग को इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। अब देखिए, शेयर कैपिटल का तो मतलब हमने समझ लिया। शेयर कैपिटल का मतलब जो भी पब्लिक कंपनी में पैसा लगाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल मतलब जो भी पब्लिक पैसा कंपनी में लगाती है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर कैपिटल। अब नॉर्मली क्या होता है, 5 तरीके के नॉर्मली कैपिटल होते हैं। अब एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला होता है ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है बेसिकली, ऑथराइज कैपिटल सिंपल मतलब ये होता है, बेसिकली ऑथराइज कैपिटल एक वो कैपिटल है, बेसिकली मैक्सिमम कैपिटल जितना कंपनी रेस कर सकती है पब्लिक से। बेसिकली ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, मैक्सिमम कैपिटल, मतलब पब्लिक से जब कभी भी कंपनी को पैसा लेना है तो उसके लिए नॉर्मली एक लिमिट होना चाहिए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल। बेसिकली ऑथराइज कैपिटल मतलब मैक्सिमम पैसा जो कंपनी पब्लिक से ले सकती है। सो बेसिकली अगर इसको ईजी लैंग्वेज में बोलूँ तो मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी पब्लिक से ले सकती है, ठीक है, पब्लिक से ले सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल अ कंपनी कैन रेज बाय इशूइंग शेयर्स, ठीक है, एज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब देखिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, जब कभी भी कंपनी बनती है तो उस केस में नॉर्मली 2 डॉक्यूमेंट सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनते हैं। सबसे पहला होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये 2 लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं जब कभी भी कंपनी कोई बनती है, ठीक है। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्या होता है, बेसिकली इसमें कंपनी के जो भी रूल्स है, जो भी इंटरनल रूल्स है वो सारे चीज़ें लिखे होंगे, ठीक है, कि कंपनी बेसिकली क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करेगी, क्या क्या एसओपीज फॉलो करेगी, वो सारी चीज़ें इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस वो सारे आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखे होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बेसिकली यहाँ पे कंपनी के जो भी ऑब्जेक्ट क्लॉज है, मल्टीपल क्लॉजेस लिखे होते हैं कि बेसिकली कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का कैपिटल कितना रहने वाला है, वो सारी चीज़ें क्या होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। और ये जो ऑथराइज कैपिटल है वो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना है और कंपनी मैक्सिमम कितना लोगों से पैसा ले सकती है, वो कहाँ पे लिखा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। तो ये हमने समझा ऑथराइज कैपिटल का मतलब। नेक्स्ट होता है इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल क्या होता है, बेसिकली वो कैपिटल जो कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किया, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल बेसिकली क्या होता है, पोर्शन ऑफ ऑथराइज कैपिटल दैट हैज बीन ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। मतलब मैंने पब्लिक को जितने शेयर्स बेचने के लिए ऑफर किया उसको मैं क्या बोलता हूँ, इशूड कैपिटल। सो बेसिकली इशूड कैपिटल मतलब जितना मैंने पब्लिक को ऑफर किया, बेसिकली जितना मैंने पब्लिक को ऑफर किया कि इतने शेयर्स आप आइए और हमारे कंपनी के खरीदिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। नेक्स्ट होता है सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होता है, बेसिकली क्या हुआ कि अब देखिए मेरा ऑथराइज कैपिटल सेट हो गया, मैंने इशूड कैपिटल में क्या किया, मैंने पब्लिक को शेयर इशू किया। अब देखिए सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। बेसिकली सब्सक्राइब कैपिटल मतलब क्या, पब्लिक ने कितने मेरे कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब किए, मतलब कितने लोगों ने मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदे, ठीक है, कितने लोगों ने मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया, उसको मैं क्या बोलता हूँ, सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या मतलब होता है, द पोर्शन ऑफ इशूड कैपिटल दैट पब्लिक हैज सब्सक्राइब्ड और एक्सेप्टेड। जिन लोगों ने भी मेरे कंपनी के शेयर्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया, जिन लोगों ने भी मेरे कंपनी के शेयर्स सब्सक्राइब किए, उनको मैं क्या बोलता हूँ, सब्सक्राइब कैपिटल। इसको मैं क्या बोलता हूँ, सब्सक्राइब कैपिटल, ठीक है।
नेक्स्ट होता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल मतलब क्या हुआ, बेसिकली कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है, अब जिन लोगों ने भी मेरे कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए, अब क्या करूंगा, नॉर्मली कंपनी क्या करती है, उनसे पैसे मंगवाती है, ठीक है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल में क्या देखा, कॉल का मतलब क्या होता है, पैसे मंगाना, तो कॉल्ड अप कैपिटल बेसिकली क्या होता है, कॉल्ड अप कैपिटल मतलब बेसिकली वो कैपिटल जो कंपनी, जो भी शेयर होल्डर्स जिन्होंने कंपनी के शेयर्स खरीदे मतलब सब्सक्राइब किए, उनसे नॉर्मली कंपनी क्या करके, उनसे नॉर्मली कंपनी कॉल करके वो पैसे मंगाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्ड अप कैपिटल। ये पांचों चीज़ों को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप मतलब समझिए, ठीक है। तो कॉल्ड अप कैपिटल बेसिकली क्या होता है, अमाउंट दैट अ कंपनी रिक्वेस्ट और कॉल्ड अप फ्रॉम द शेयर होल्डर्स फॉर अ प्रपोर्शन ऑफ द सब्सक्राइबर कैपिटल, ठीक है। कॉल्ड अप कैपिटल सिंपल मतलब जितना कंपनी कॉल करके पैसा मंगवाती है सब्सक्राइबर से, जो भी जिन लोगों ने भी इस कंपनी के शेयर सब्सक्राइब किए, उसको हम लोग बोलते हैं सिंपल कॉल्ड अप कैपिटल। लास्ट में होता है पेड अप कैपिटल। अब जैसे नाम में ही लिखा है पेड अप, पेड अप मतलब जो ऑलरेडी पेड हो चुका है, ठीक है। तो जिन लोगों से भी कंपनी ने पैसा मंगाया, यहाँ पे कॉल्ड अप में क्या हो गया, कंपनी पैसा मंगा रही है कंपनी। अब जिन लोगों ने भी पैसा पे कर दिया, जिन लोगों ने भी पैसा कंपनी को पे कर दिया, ठीक है, जितना भी पैसा पब्लिक ने कंपनी को पे कर दिया, जितना भी पैसा पब्लिक ने कंपनी को पे कर दिया, वो क्या हो जाता है हमारा पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल जैसे नाम में ही लिखा पेड अप, तो पेड अप कैपिटल बेसिकली क्या होता है, द पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल दैट हैज बीन एक्चुअली पेड बाय द शेयर होल्डर्स, मतलब जिन लोगों ने भी कंपनी को जो पैसा दिया वो क्या हो जाता है मेरा पेड अप कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 कॉन्सेप्ट समझे, ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल। इसे चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ये एक एग्जाम्पल है, आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग चीज़ें समझते हैं कि बेसिकली ये 5 कैपिटल में डिफरेंस क्या होता है। जैसे सबसे पहले बात करें ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल मतलब मैंने जैसे आपको बताया मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी रेस करती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द कंपनी वॉज फॉर्म्ड विथ ऑथराइज कैपिटल ऑफ 10 lakhs डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। एक मतलब एक शेयर का भाव 100 रुपये था और कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किया, तो टोटल कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कितना होगा, 10,000 शेयर्स इंटू 100 ईच, टोटल हो जाएगा 10 लाख रुपये, ये उसका ऑथराइज कैपिटल हो जाएगा। अब सेकंड होगा इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब क्या होता है, कंपनी इशूड 7,500 शेयर्स एट ₹100 ईच टू पब्लिक, मतलब 10,000 ओवरऑल कंपनी की मैक्सिमम लिमिट थी कि 10,000 कंपनी शेयर्स इशू करके पब्लिक से पैसा ले सकती है। बट फिलहाल के लिए कंपनी ने क्या किया, 7,500 शेयर ही इशू किया पब्लिक को कि भाई इतने शेयर मेरे को पब्लिक को बेचने हैं। तो 7,500 इंटू 100 जो कि हो जाएगा 7,50,000, वो हो जाएगा हमारा इशूड कैपिटल, मतलब जितना मैंने पब्लिक को इशू किया, ठीक है, ताकि उतना पब्लिक आए और हमारी कंपनी के शेयर खरीदे, उसको मैं बोलूँगा इशूड कैपिटल। नेक्स्ट होगा सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल मतलब क्या, जैसे कि हमने समझा कि सब्सक्राइब मतलब जो पब्लिक एक्चुअली में शेयर्स खरीदती है, जो सब्सक्राइब करती है, उसको मैं क्या बोलता हूँ, सब्सक्राइब कैपिटल। तो यहाँ पे क्या दिखा है, पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 5,000 शेयर्स, मतलब मैंने पब्लिक को बेचने के लिए 7,500 शेयर रखे, बट सिर्फ 5,000 शेयर ही कंपनी के बिके, मेरे पब्लिक ने सिर्फ 5,000 शेयर ही खरीदे, तो वो क्या हो जाएगा मेरा सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होगा, 5,000 इंटू 100 जो कि हो जाएगा मेरा सब्सक्राइब कैपिटल। फिर उसके बाद कॉल्ड अप कैपिटल। अब देखिए 5,000 शेयर तो पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम 5,000 शेयर आपके कंपनी के खरीदेंगे, बट अब क्या हुआ, कंपनी ने क्या किया, ये 5,000 शेयर्स जो भी शेयर होल्डर्स है, इनको क्या बोला कि आप अभी फिलहाल के लिए जो 100 रुपये की एक शेयर है, उसमें से आप 50 रुपये मुझे दो, क्योंकि कंपनी को अभी सपोज कीजिए 50 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो कंपनी ने क्या किया, 5,000 इंटू जो भी आपका जितना भी कंपनी ने कॉल्ड अप किया 50, वो हो जाएगा आपका कॉल्ड अप कैपिटल। हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो 5,000 इंटू 50 वो होगा 2,50,000, वो जो कि होगा आपका कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट होगा पेड अप कैपिटल। अब देखिए कंपनी ने क्या किया है, 5,000 शेयर होल्डर्स से पर शेयर 50 रुपीज़ मंगाया, बट क्या हुआ, सिर्फ 4,000 शेयर होल्डर्स ने ही पैसा दिया, सिर्फ 4,000 शेयर्स के ही पैसे आए पब्लिक के पास से, ठीक है। तो एक्चुअली में आपका पेड अप कैपिटल कितना होगा, 4,000 इंटू 50 जो कि हो जाएगा 2 लाख रुपीज़। तो ये हो जाएगा आपका पेड अप कैपिटल। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, ऑथराइज कैपिटल का मतलब देखा, इशूड कैपिटल का मतलब देखा, सब्सक्राइब, कॉल्ड अप और पेड अप कैपिटल, ये पांचों चीज़ों हमने यहाँ पे समझा बेसिकली के एग्जाम्पल के थ्रू। तो अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि है फुल्ली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब एंड अंडर सब्सक्राइब। बेसिकली ये 3 टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, अब ये समझते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है। सपोज कीजिए कि
एक कंपनी है जिसने 10,000 शेयर्स पब्लिक को बोला कि आप आइए ये 10,000 शेयर्स खरीदिए, ठीक है। मतलब पब्लिक के सामने कंपनी ने 10,000 शेयर रखे बेचने के लिए, बट क्या हुआ बदले में पब्लिक ने 10,000 शेयर्स के रिक्वेस्ट किए, मतलब 10,000 शेयर्स के लिए रिक्वेस्ट आया या तो एप्लीकेशन आया, मतलब जितना कंपनी ने बेचने के लिए रखा था उतने ही लोगों ने खरीद लिया, उतना ही लोगों ने खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया। नॉर्मली यहाँ पे क्या हुआ 10,000 शेयर नॉर्मली कंपनी ने पब्लिक के लिए सामने रखा बेचने के लिए, और 10,000 नॉर्मली क्या हो गया वहाँ पे 10,000 एप्लीकेशन भी आ गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। मतलब जितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए, ठीक है, उतने ही शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब मतलब खरीदे, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फुल्ली। सिंपल कॉन्सेप्ट है, जितने कंपनी शेयर्स इशू किए उतने ही एप्लीकेशन कंपनी के पास आए या उतने लोगों ने शेयर्स खरीद लिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं फुल्ली सब्सक्राइब। नेक्स्ट होगा ओवर सब्सक्राइब, जैसे नाम में ये लिखा ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब मतलब सपोज कीजिए 10,000 शेयर कंपनी ने रखे थे पब्लिक के सामने बेचने के लिए, ठीक है, पब्लिक के सामने रखा, लेकिन बदले में 11,000 शेयर के एप्लीकेशन आ गए, मतलब पब्लिक ने 11,000 एप्लीकेशन किए, ठीक है, यहाँ पे 11,000 एप्लीकेशन आ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, हमने कंपनी ने बेचने के लिए 10,000 शेयर रखे लेकिन 11,000 लोगों के एप्लीकेशन आ गए, तो यहाँ पे क्या हो गया ओवर सब्सक्राइब, मतलब एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आ गए मेरे शेयर्स के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब मतलब शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक इज मोर देन व्हाट शेयर हैड ऑफर्ड बाय द कंपनी, मतलब जितना आपने ऑफर किया उससे ज़्यादा आपके पास एप्लीकेशन आ गए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ओवर सब्सक्राइब। फिर उसके बाद लास्ट में है अंडर सब्सक्राइब, जैसा कि नाम में लिखा है अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब मतलब आपने जितने शेयर्स ऑफर किए थे पब्लिक को और आपके पास उससे कम एप्लीकेशन आ गए, मतलब आपने 10,000 शेयर आपने पब्लिक के पास रखे थे, ठीक है, बट सपोज कीजिए 9,000 शेयर के ही रिक्वेस्ट आया हमारे पास पब्लिक से, 9,000 शेयर के ही एप्लीकेशन आ गए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे अंडर सब्सक्राइब। अंडर सब्सक्राइब मतलब शेयर सब्सक्राइब बाय द पब्लिक इज लेस देन व्हाट शेयर हैड ऑफर्ड बाय द कंपनी, मतलब जब कभी भी शेयर्स कम सब्सक्राइब होते हैं पब्लिक के पास से, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्राइब। तो यहाँ पे हमने 3 कॉन्सेप्ट देखा, फुल्ली सब्सक्राइब, ओवर सब्सक्राइब और अंडर सब्सक्राइब। अभी हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे कि नॉर्मली शेयर्स आर जनरली इशूड एट 3 वैल्यूज, ठीक है। जब कभी भी किसी कंपनी को शेयर इशू करने हैं तो नॉर्मली कंपनी 3 वैल्यू पे इशू करती है। सबसे पहला होता है एट पार वैल्यू, दूसरा होता है एट प्रीमियम वैल्यू, या तो तीसरा होता है एट डिस्काउंट वैल्यू। अब ये तीनों चीज़ें समझते हैं। अब देखिए ये तीनों कॉन्सेप्ट समझने के पहले सबसे पहले समझते हैं नॉर्मली ये फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए नॉर्मली जैसा कि हमने बात किया था हमारे एग्जाम्पल में, जब कभी भी किसी कंपनी को अपने शेयर्स पब्लिक को बेचने हैं तो वो क्या करती है, वो अपने शेयर्स का एक वैल्यू डिसाइड करती है। वो क्या करती है, अपने शेयर का एक वैल्यू डिसाइड करती है कि मेरे एक शेयर का वैल्यू, पर शेयर का वैल्यू कितना होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फेस वैल्यू। जैसे हर एक चीज़ की कोई वैल्यू होती है, उसी तरीके से कंपनी की एक शेयर की वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन है, इस पेन की एक्चुअल वैल्यू 10 रुपये है, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इसकी फेस वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है। तो उसी तरीके से शेयर्स की भी एक वैल्यू होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फेस वैल्यू। और नॉर्मली क्या होता है, जब कभी भी किसी कंपनी नॉर्मली पब्लिक को शेयर इशू करती है वो उसके फेस वैल्यू पे ही करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एट पार, मतलब शेयर्स आर इशूड एट पार, मतलब इशू प्राइस, मतलब जितना पब्लिक को मैंने बेचने के लिए रखा वही वैल्यू मेरे फेस वैल्यू के बराबर है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब वेन एवर माई इशू प्राइस इज इक्विवेलेंट टू फेस वैल्यू, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं एट पार। सेकंड होगा एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब क्या होता है कि मेरे शेयर की वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू में मैंने पब्लिक को बेचा। मतलब फॉर एग्जांपल मेरे कंपनी की फेस वैल्यू थी 10 रुपीज़, बट मैंने पब्लिक को इशू किया एट 20 रुपीज़, मतलब मेरे कंपनी की एक्चुअल वैल्यू तो 10 रुपये थी एक शेयर की, बट जब मैंने लोगों को बेचा तो वो 20 रुपये में बेचा, मतलब मैंने उनको एक्स्ट्रा वैल्यू पे बेचा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम, ठीक है। तो प्रीमियम का मतलब जब कभी भी आप एक्स्ट्रा वैल्यू पे अपने कंपनी के शेयर्स बेचते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एट प्रीमियम। और यहाँ पे प्रीमियम कितना होगा, प्रीमियम होगा इशू प्राइस माइनस आपका फेस वैल्यू, मतलब 10 रुपये आपने एक्स्ट्रा वैल्यू पे बेचा तो ये आपका हो जाता है नॉर्मली प्रीमियम, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं शेयर्स आर इशूड एट प्रीमियम। थर्ड कॉन्सेप्ट है एट डिस्काउंट, जैसे कि आप नाम में ही लिखा है डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब सस्ते में बेचना। जब कभी भी आपका इशू प्राइस आपके फेस वैल्यू से कम होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डिस्काउंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए मेरे फेस वैल्यू तो थी 10 रुपीज़, लेकिन मैंने पब्लिक को बेचा 8 रुपये में, तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने
फेस वैल्यू से कम में बेचा पब्लिक को, तो वो क्या हो गया मेरा एट डिस्काउंट। और यहाँ पे डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 10 रुपया मेरा फेस वैल्यू था, जबकि मैंने 8 रुपये में बेचा, तो यहाँ पे 2 रुपया मेरा क्या हो जाएगा, ये डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्मली हमने 3 कॉन्सेप्ट समझे। पार का वैल्यू मतलब क्या होता है, प्रीमियम का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, और नॉर्मली शेयर्स नॉर्मली ये 3 वैल्यू पे नॉर्मली जब कभी भी कंपनी को बेचने होते हैं ये 3 वैल्यू पे बेचती है। फिर उसके बाद हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है कि रिसिप्ट ऑफ द शेयर मनी। अब देखिए रिसिप्ट ऑफ द शेयर मनी का मतलब क्या होता है, हम लोग ये समझते हैं। रिसिप्ट ऑफ द शेयर मनी का मतलब समझते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी कंपनी पब्लिक को शेयर्स बेचती है तो नॉर्मली जो भी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, क्या होता है, जो भी शेयर्स खरीदते हैं तो नॉर्मली क्या होता है, पब्लिक को कंपनी को पैसा देना होता है। और वो नॉर्मली पैसा 2 तरीके में आता है पैसा। पहला होता है कि जो भी पब्लिक ने शेयर्स खरीदे वो एक साथ सारे पैसे कंपनी को दे दे, मतलब जो भी शेयर का पैसा है वो एक साथ 1 इंस्टॉलमेंट में पब्लिक कंपनी को दे दे। ठीक है। दूसरा मेथड होता है कि जो भी शेयर का पैसा है वो नॉर्मली पब्लिक क्या करे, कंपनी को तोड़ तोड़ के पार्ट्स में दे इन मल्टीपल इंस्टॉलमेंट। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसिप्ट ऑफ द शेयर मनी इन 2 और मोर इंस्टॉलमेंट। तो एक एक करके समझते हैं दोनों मेथड। सबसे पहले मेथड की बात करें तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, रिसिप्ट ऑफ द शेयर मनी इन 1 इंस्टॉलमेंट, जहाँ पे क्या लिखा है, द कंपनी रिसीव्स द शेयर मनी इन 1 इंस्टॉलमेंट अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। मतलब जब कभी भी नॉर्मली जो पब्लिक के पास एप्लीकेशन आता है तो एप्लीकेशन के साथ ही नॉर्मली क्या करते हैं, पब्लिक पूरा जो भी शेयर्स का पैसा है, जो भी शेयर का पैसा एक साथ कंपनी को डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसिप्ट ऑफ द शेयर मनी इन 1 इंस्टॉलमेंट। इसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कंपनी ने 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर, मतलब एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी, वो पब्लिक को बेचा। अब क्या हुआ, 10,000 शेयर नॉर्मली कंपनी ने पब्लिक को बेचा और एक शेयर की वैल्यू 10 रुपये थी, तो टोटल कंपनी के पास कितना आएगा, 10,000 इंटू 10 जो कि होगा 1 लाख रुपया। मतलब ये जो 1 लाख रुपया है ये एक ही साथ सारा पैसा नॉर्मली कंपनी के पास आ गया। मतलब जब कभी भी लोगों ने शेयर एप्लीकेशन किया होगा तो ये सारा पैसा एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ही कंपनी के पास डिपॉजिट हो गया इन 1 इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 इंस्टॉलमेंट। और ये कभी आएगा, एप्लीकेशन के साथ ही आ जाएगा। और ये एक साथ सारा पैसा जब कभी भी कंपनी के पास आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन इन 1 इंस्टॉलमेंट। और नॉर्मली प्रैक्टिकल लाइफ में भी क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब कभी भी कंपनी शेयर्स इशू करती है वो सारे पैसे एक साथ ही मंगा लेती है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में सबसे ज़्यादा आपको फर्स्ट सिनेरियो ही देखने मिलेगा। बात करते हैं सेकंड सिनेरियो के बारे में। सेकंड सिनेरियो में क्या लिखा है, द कंपनी रिसीव्स द शेयर मनी इन पीसेस एंड इंस्टॉलमेंट। जैसे एग्जांपल के लिए सेम 10,000 शेयर्स कंपनी ने क्या किया है, इशू किया एट द रेट ऑफ 10 पर शेयर। बट कंपनी ने क्या बोला है, ये जो 10 रुपये का शेयर है आप एक साथ पैसा मत दो, आप ये मुझे इंस्टॉलमेंट्स में दो। इंस्टॉलमेंट्स मतलब कंपनी ने क्या बोला, फॉर एग्जांपल के लिए कंपनी ने क्या बोला, सबसे पहले एप्लीकेशन होता है पहले स्टेज पे, जहाँ पे सारे शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन फाइल करते हैं। एप्लीकेशन के टाइम पे आप 3 रुपये दे दो। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है फर्स्ट कॉल, उसमें आप 3 रुपये दे दो। फिर उसके बाद होता है सेकंड कॉल, सेकंड कॉल में आप सपोज कीजिए 2 रुपये दे दो। और लास्ट में होगा फाइनल कॉल, फाइनल कॉल में आप 2 रुपये दे दो। तो इस तरीके से नॉर्मली क्या हुआ, कंपनी ने क्या बोला है, जो भी शेयर का पैसा है आप वो 10 रुपये टोटल आना है पर शेयर के पीछे, बट कंपनी क्या बोलती है आप इंस्टॉलमेंट में दो। जैसे फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन सपोज कंपनी ने बोला ये जनवरी में हमें पैसा दे दो, फर्स्ट कॉल सपोज ये मार्च में बोल दिया कंपनी ने, सेकंड कॉल सपोज ये बोल दिया कंपनी ने जुलाई में, और फाइनल कॉल सपोज कंपनी ने बोला सितंबर में। मतलब कंपनी ने बोला ये पीरियड में हमको ऐसे पैसा आप पार्ट्स में दीजिए, आप इंस्टॉलमेंट में दीजिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन में 3 रुपया, फर्स्ट कॉल में 3 रुपया, और सेकंड कॉल जो कि 2 रुपया, और लास्ट में फाइनल कॉल में 2 रुपया। तो इस तरीके से नॉर्मली क्या हुआ, कंपनी ने पार्ट्स में पैसा लिया शेयर होल्डर से। और यहाँ पे टोटल, यहाँ पे आप कितना पैसा आएगा, 3 इंटू 10,000 जो कि होगा 30,000। और यहाँ पे फर्स्ट कॉल में भी कितना आएगा, 3 इंटू 10,000, सेकंड कॉल में 2 इंटू 10,000, फाइनल कॉल में 2 इंटू 10,000। तो टोटल आप कंपनी के पास कितना आएगा, 1 लाख रुपये आ जाएगा। ठीक है, बट वो क्या होगा, वो पार्ट्स में आएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिसिप्ट ऑफ द शेयर मनी इन 2 और मोर इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और नॉर्मली क्या होता है, आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको आपके सिलेबस में यही
सेकंड सिनेरियो आपको देखने को मिलेगा, जबकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में फर्स्ट सिनेरियो ही जब सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। प्रैक्टिकल लाइफ में जब कभी भी कंपनी शेयर्स इशू करती है तो वो सारे पैसे एक साथ मंगा लेती है, बट आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपको सेकंड टाइप को ध्यान में रखना है कि जहाँ पे कंपनी पार्ट्स में पैसे मंगाती है शेयर होल्डर्स से। ये हमने कॉन्सेप्ट देख लिया, रिसिप्ट ऑफ द शेयर मनी। ठीक है, तो इस यहाँ पे हमारा लेक्चर एंड होता है। तो टोटल हमने यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स एक एक करके कवर कर लिए। हमने शेयर्स का मतलब देख लिया, हमने टाइप्स ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ा, हमने मेथड्स ऑफ रेजिंग शेयर कैपिटल, क्या क्या मेथड्स के थ्रू कंपनी शेयर कैपिटल रेज करती है, प्रोसीजर्स देख लिया, फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल देख लिया, और हमने फिर उसके बाद बात की ओवर सब्सक्रिप्शन अंडर सब्सक्रिप्शन के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद हमने डिफरेंट वैल्यूज़ की नॉर्मली कंपनी शेयर्स कौन से वैल्यू पे करती है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो ये हमने बेसिकली ये सारे कॉन्सेप्ट बेसिकली इस लेक्चर में कवर किए। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बेसिकली बेसिक्स के बारे में बात किया। जो भी आपके कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड जो भी बेसिक्स थे वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम लोग जो भी आपके प्रॉब्लम्स है, जो सम्स है आपके टेक्स्ट बुक में, वो सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो होप सो आपको हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। और अगर आपको कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी आपको क्वेश्चंस है, तो आप कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिए।